गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 3। ठीक है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 हो गए थे। वीडियो नंबर 1 मांग की कीमत लोच की परिभाषा से संबंधित था। वीडियो नंबर 2 मांग की लोच की श्रेणी से संबंधित था, जिसके अंतर्गत अपनी मांग की लोच की मुख्य रूप से 2 श्रेणियां थी वो कंप्लीट हो गई थी। आज वीडियो नंबर 3 में मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं 3, 4 और 5 उनका स्पष्टीकरण करेंगे। देखो, मांग की लोच की श्रेणियां मैंने आपको बताई थी कि 5 होती है, जिसमें से पहली एक थी मांग की लोच अनंत लोचदार और दूसरी थी मांग की लोच लोचदार। दोनों मैंने आपको करवा दी थी। तीसरी है कि इकाई लोच। तीसरी जो मांग की लोच है वो क्या है कि ई पी इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इकाई लोचदार। इकाई लोचदार लोचदार ठीक है। इकाई लोचदार की स्थिति में जो अपना मांग वक्र होता है ये डी डी अपना मांग वक्र वाई एक्स है, इधर तो आ जाएगी मांग कीमत। इकाई लोचदार यानी जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और उस वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन यदि दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। दोबारा समझना कि जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन और उस वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच होती है, वो इकाई के बराबर होती है। ठीक है, मैं इसको यदि संकेतों के रूप में रखूं, यानी किसी वस्तु की कीमत में डेल्टा पी, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप इस वस्तु की जो मांग मात्रा थी उसमें आनुपातिक परिवर्तन होता है, लेकिन दोनों में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो कितना होता है, बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में 10% आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप, यानी कितना प्रतिशत आनुपातिक, 10% आनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में भी कितना होता है, 10% आनुपातिक परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है, ई पी इक्वल टू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, या फिर इसको आप इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हो कि जब किसी वस्तु की कीमत जब किसी वस्तु की कीमत चाहे तो बढ़े और चाहे घटे, उस वस्तु पर होने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कीमत के बढ़ने और घटने पर उस वस्तु पर होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। यानी कीमत पी बढ़ने अर्थात घटने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो अपना मांग वक्र होता है वो आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। ये जो मांग वक्र है ये आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। आयताकार अति परिवलय प्रकार का मांग वक्र है मांग वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, समान होती है। अर्थात उसके प्रत्येक बिंदु पर यानी उस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बनने वाले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो भी समान होता है, और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र प्राप्त होता है वो आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसमें से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि आयताकार अति परिवलय प्रकार का मांग वक्र किसे कहते हैं, या इकाई के बराबर जो मांग की लोच होती है उसको रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, या आयताकार अति परिवलय प्रकार का जो मांग वक्र होता है उसकी मांग की लोच कितनी होती है। ठीक है, इसी स्थिति में क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे तो कीमत घटे चाहे कीमत बढ़े। एक उपभोक्ता यदि एक वस्तु पर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो वो 100 रुपये ही खर्च करेगा, चाहे तो उसकी कीमत बढ़े या कीमत घटे। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत का अनुपातिक परिवर्तन और उस वस्तु की मांग मात्रा का अनुपातिक परिवर्तन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इकाई के बराबर मांग की लोच। मांग वक्र आयताकार अति परिवलय प्रकार का होता है। आयताकार अति परिवलय प्रकार का मांग वक्र वह मांग वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समान होता है, और ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र प्राप्त होता है वो आयताकार अति परिवलय प्रकार का प्राप्त होता है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मांग की लॉज की श्रेणी है। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी के ऊपर कि आयताकार अतिपरिवर्ती वाले प्रकार का मांग वक्र किसे कहते हैं, ये लॉज किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए रेखा चित्र की सहायता से। तो इस चीज का आप खासकर ध्यान रखें, ठीक है। इसी मांग वक्र को यदि एक दूसरा मांग वक्र भी बनाना चाहें तो इसमें इस प्रकार से बना सकते हैं। उसका ढाल क्या होगा, समान होगा। बी डी, ये वाई एक्स है, एक्स एक्स है, ए बिंदु पे था, बी बिंदु पे था, पी P1 Q Q1 मांग और इधर आएगी कीमत। ये मांग वक्र भी आप बना सकते हो, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप आयताकार अतिपरिवर्ती वाला प्रकार का मांग वक्र बनाएं। इसमें भी क्या है कि ए बिंदु पर और बी बिंदु पर मांग की लॉज क्या है, इकाई के बराबर है, क्योंकि इसका जो ढाल है वो ढाल क्या है, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर दोनों पर क्या है, बराबर है। साथ ही साथ जितनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उतनी ही उस वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत में हुई कमी की क्षतिपूर्ति उस वस्तु की मांग मात्रा में हुई वृद्धि क्या कर देती है, कर देती है। इस कारण इसकी मांग की लॉज क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। ई पी इक्वल क्या होती है, 1 होती है। तो ई पी लेस देन 1 ये होती है बेलोस्टा। बेलोसदार या कम लोचदार, बेलोसदार या कम लोचदार या इकाई से कम लोचदार मांग की लोच की वह श्रेणी है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से क्या होता है, अधिक होता है। देखो लोचदार की स्थिति में क्या था कि मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ज्यादा होता था, और यहाँ क्या होगा, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कम होगा। दोबारा बोल देता हूँ कि कम लोचदार या बेलोचदार मांग की लोच की वह श्रेणी है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से, ठीक है। अर्थात कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है। जैसे मैं आपको संकेत में भी इसको व्यक्त कर सकता हूँ कि जैसे किसी वस्तु की डेल्टा पी यानी किसी वस्तु की कीमत में डेल्टा पी में 10% परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा का जो अनुपातिक परिवर्तन है वो डेल्टा क्यू इक्वल कितना होता है, 5% ही होता है। कितना होता है, 5% होता है। यानी कि डेल्टा पी में ज्यादा परिवर्तन होता है डेल्टा क्यू की तुलना में, और ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। यानी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अधिक है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होगी, किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो इस वस्तु पर किया जाने वाला जो कुल व्यय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और कीमत के बढ़ने पर इसका कुल व्यय भी बढ़ जाएगा। यानी किसी वस्तु की कीमत और उस पर किए गए कुल व्यय के मध्य धनात्मक संबंध होता है। कैसा, धनात्मक संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु पर किए गए कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम होता है उस वस्तु पर, और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी उस वस्तु पर अधिक बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इकाई से कम दर की स्थिति होती है। यानी किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन ज्यादा होता है मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में। इसका जो मांग वक्र है वो बनाते हैं, इसमें रेखा चित्र की सहायता से इसको स्पष्ट कर लेते हैं। कीमत और मांग मात्रा, डी अपना मांग वक्र है, ए बिंदु पर आता है, पी इसकी कीमत है, ठीक है।
ई पी लेस देन 1 होगी, यानी क्या होगी, कम लोचदार या फिर बेलोचदार की स्थिति होगी। ठीक है, यानी कीमत डेल्टा पी में अधिक परिवर्तन होगा डेल्टा क्यू की तुलना में। ठीक है, देखो कि जब वस्तु की कीमत ओ पी थी तो इसकी मांग मात्रा कितनी थी, ओ क्यू थी, लेकिन जैसे ही इसकी कीमत कम हुई इसकी मांग मात्रा क्या हो गई, बढ़ी है। लेकिन देखो P1 हो गई और ये क्या हो गई, Q1 हो गई, ए से बी बिंदु पे आ गया। लेकिन देखो कीमत में ज्यादा परिवर्तन, कीमत में ज्यादा परिवर्तन हुआ है, डेल्टा पी में ज्यादा परिवर्तन हुआ है डेल्टा क्यू की तुलना में, अर्थात इसका जो मांग वक्र है वो तीव्र ढाल वाला है। ठीक है, इकाई से अधिक थी उसका मांग वक्र ढाल कम था, इसका मांग वक्र का ढाल क्या है, अधिक है, तीव्र ढाल वाला है। तो ये है डेल्टा पी, यानी कि कीमत में परिवर्तन ज्यादा हुआ है और मांग मात्रा में कम परिवर्तन हुआ है। आपको लोचदार और बेलोचदार जो मांग वक्र होता है उसमें यदि आपको मांग की लोच का मांग वक्र बनाना है तो लोचदार की स्थिति में तो बनाना आप कम ढाल वाला, और बेलोचदार की स्थिति में बनाना आप तीव्र ढाल वाला। यही तरीका है इसको बनाने का। दोनों का लगभग आपको लग रहा होगा ये भी नीचे गिरता हुआ है, उसका भी नीचे गिरता हुआ था, लेकिन उसका ढाल क्या था, कम था, इसका ढाल क्या है, अधिक है। उसका ढाल ये था, ऐसे था, उसका ढाल ये था। तो इस पर मांग की लोच क्या होगी, ई पी लेस देन 1, और इस पर मांग की लोच क्या होगी, ग्रेटर देन 1। यानी ये कौन सी स्थिति है, बेलोचदार की स्थिति है। लास्ट अपनी जो मांग की लोच की श्रेणी बची है वो बची है मांग की लोच जब शून्य हो, मांग की लोच जब शून्य हो। पांचवी जो श्रेणी है वो है ई पी इक्वल्स टू शून्य। ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य शून्य लोचदार या पूर्णतया बेलोचदार। ई पी इक्वल्स टू 1, यानी शून्य लोचदार या पूर्णतया बेलोचदार। ये कब होती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में अनंत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होती है, शून्य होती है। यानी कीमत चाहे तो बढ़े और चाहे कीमत घटे, उस वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे अति आवश्यक वस्तु में जैसे दवाई आती है, दवाई में क्या करते हो आप, किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो क्या उसको कम खरीदते हैं, नहीं खरीदते। क्या उतनी खरीदते हैं, बिल्कुल उतनी ही खरीदते हैं। यानी कीमत में परिवर्तन होने से दवाई की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा अति आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तु की स्थिति में ऐसा होता है। जैसे नमक है, नमक की भी कीमत बढ़े या घटे, जितना नमक खाते हो उतना ही खाओगे। ऐसे थोड़ी है कि नमक सस्ता हो गया 20 रुपये किलो से घटकर 2 रुपये किलो गया तो आप बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दोगे, नहीं। जितनी मात्रा आप खरीद रहे हो उतनी खरीदे, चाहे कीमत घटे या बढ़े। लेकिन वास्तविक जीवन में नमक होती है उसको बेलोचदार मांग की स्थिति में लेते हैं, क्योंकि एक तो अति आवश्यक वस्तु होती है और एक आवश्यक वस्तु होती है। तो नमक होता है वो आवश्यक होता है, आवश्यक वस्तु है, और जो भी आवश्यक वस्तु होती है उसकी मांग की लोच बेरोजगार होती है। जैसे पानी होता है, पानी क्या है, अपने जीवन के लिए आवश्यक है, और आवश्यक है तो उसकी मांग की लोच भी बेरोजगार होती है, इकाई से कम होती है। यानी आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उन वस्तु की मांग मात्रा में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक था कि ई पी इक्वल टू शून्य, यानी शून्य लोचदार या पूर्णतः बेलोचदार की स्थिति। इस स्थिति में क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत में डेल्टा पी में परिवर्तन होने के फलस्वरूप डेल्टा क्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इसमें जैसे 10% परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में क्या प्रतिशत परिवर्तन होता है, 0% परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका जो मांग वक्र बनता है ठीक है, कीमत ओ पी है, मांग मात्रा ओ क्यू है। इसमें कीमत बढ़ी, ओ पी 1 हो गई, बी बिंदु पे चला गया, कीमत घटी, सी बिंदु पे आ गया, ओ पी 2 हो गई। लेकिन कीमत बढ़ने और कीमत के घटने पर वस्तु की मांग मात्रा डेल्टा क्यू में जो परिवर्तन था वो क्या है, शून्य परिवर्तन है। डेल्टा क्यू में शून्य
परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होती है वो ई पी इक्वल्स टू क्या होती है, शून्य होती है। इसको बोलते हैं पूर्णतया बेलोचदार। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो वाई अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, ये मांग की लोच की 5 श्रेणियां थी जो कि हमने वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में कंप्लीट कर ली है। इन जो मांग की लोच की श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चाहे तो क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का, चाहे क्वेश्चन आ जाए 4 नंबर का, चाहे क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई भी हो सकता है। एक श्रेणी पूछ ले आपसे कि मांग की लोच की लोचदार श्रेणी को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए, या आयताकार अति परिवलय प्रकार का मांग वक्र किसी कहते हैं, इसकी लोच को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में दे देता है, जैसे 4 श्रेणियां दे दी, उनमें से बोल दिया कि किन्हीं 2 श्रेणियों का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। या सारी की सारी श्रेणियां पूछ सकता है कि मांग की कीमत लोच से क्या तात्पर्य है, मांग की कीमत लोच की श्रेणी को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये जो मांग की लोच की श्रेणियों का जो टॉपिक है वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3, इसमें से आपको 100% बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मांग की लोच की जो श्रेणियाँ थी वो कंप्लीट हो गई है। कल पढ़ेंगे मांग की लोच को जो मापने की जो विधियाँ हैं उन विधियों को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।